हमें टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में रिलेशन निकालना है। इस पर सवाल लगते हैं। दूसरी चीज़ सिलेबस में भी पूछता है, बहुविकल्पी भी पूछता है कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो आपका एकदम सिंपल सा होता है, V बराबर होता है आपका E माइनस IR होता है, यही हमें निकालना है, यही रिलेशन होता है। तो एक तो बहुविकल्पी आता है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि V बराबर हमारा होता है E माइनस IR। ये रिलेशन होता है जिसमें I जो है धारा है, R आंतरिक प्रतिरोध है, E विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, B विभवांतर है, ठीक है। मगर जो है हमें अगर संबंध की गणना करने की कह दे तो हमें पूरी सिलेबस नोट करना पड़ेगा, बिना नोट किए तो होगा नहीं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये जानना है कि आखिर में ये EMF क्या होता है, क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल आया है, फिर टर्मिनल विभवांतर आया। ये दो चीज़ों के बारे में पहले जान जाएं। इस पर हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं। पहले इसके बारे में जाने कि ये क्या कहता है। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है, क्या कहता है, मान लीजिए सेल है तो उस सेल सहित यूनिट चार्ज या यूनिट आवेश को प्रवाहित करने में जो भी वर्क करेंगे वही उस सेल का क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो हम बेसिक चीज़ें बताए हैं। सेल लीजिए, उस सेल सहित यूनिट आवेश को प्रवाहित करेंगे तो सोलनीय कार्य करेंगे, वही वर्क क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है, तो वैद्युत परिपथ हो गया और इसमें भी आवेश ही लीजिए और उसको एक बिंदु से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाइए, तो ले जाएंगे तो वर्क करेंगे, वही वर्क ही क्या कहलाएगा, तो टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। मतलब V बराबर जो होता है ये W बाई आपका Q होता है, और इसमें E बराबर या इसी को कैपिटल E कहते हैं, इसमें भी W बाई क्या होता है, QA होता है। दोनों का फार्मूला एकदम सेम होता है, कोई अंतर नहीं आता है। तो इसकी डिफिनेशन होती है, सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो वर्क होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और टर्मिनल विभवांतर में होता है कि कोई आवेश हो, एकांक आवेश हो, उसको परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो वर्क करते हैं वही वर्क क्या कहलाता है, तो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एकदम बेसिक बताएं। अब हमें इसमें रिलेशन पढ़ना है, तो रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फिगर जानने की ज़रूरत है। फिगर पहले समझ लें, क्योंकि इसमें सेल बनाना पड़ेगा। अब सेल बनाने का मतलब ये नहीं कि जो टार्च में होता है वैसा सेल, क्योंकि हमें परिपथ बनाने की ज़रूरत है। तो परिपथ सेल का ऐसे होता है, देखिए कैसे, ये हो गया। क्योंकि जैसे मान लो कोई तार है, जैसे यही एक तार है, तो इसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी लंबाई क्या करेगा, धारा को रोकेगा, तो जो रोकेगा उसको प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे सेल होता है तो सेल में अंदर केमिकल पदार्थ होता है, मतलब रासायनिक पदार्थ होता है, या वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं, तो वह वैद्युत अपघट्य भी धारा को रोकता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आर हो गया। और प्रत्येक जितने सेल होते हैं उसका अपना खुद का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल होता है। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। यहाँ प्लस लिख दीजिए, यहाँ माइनस। इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए, ये सेल बना के इसे हम दिखा दिए, ये हो गई। इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए, तो बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे तो बाहर परिपथ में भी तो प्रतिरोध होता है, ये हो गई यार। टोटल परिपथ में 16 की वोल्टेज लगेगा, हो गई भी, ठीक है। अब देखिए इसमें धारा प्रवाहित होगी I, क्योंकि धारा बह रहा है। तो देखिए लिखेंगे सेल सहित संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित करने में, वैद्युत धारा या धारा प्रवाहित करने में कार्य को दो भागों में बांटा गया है, या बांटा जा सकता है, लिख लीजिए, बांटा जा सकता है। पहला, एक तो सेल के अंदर प्रवाहित करने में, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लिखेंगे सेल के भीतर प्रवाहित करने में कृतकार्य। तो इसके लिए आप लिखिएगा W in, मतलब अंदर प्रवाहित करने में कार्य करना है। और सेकेंड नंबर जो है
वह लिखेंगे बाह्य जो परिपथ है, परिपथ में प्रवाहित करने में कृत कार्य, दो रूपों में कार्य करना है। तो एक W आउट हो गया, तो टोटल आपका कार्य कितना हो गया, तो दो रूपों में बांटे हैं। टोटल वर्क जो होगा ये दो रूपों में, एक W आपका इन हो गया और एक हो गया W आपका आउट। अब देखिए टोटल आपका कार्य जो है वह उससे मिल जाएगा विभव प्रवणता से। विभव प्रवणता आपका कहता है E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x होता है, इससे निकाल लीजिए। नहीं तो विभवांतर से भी निकाल लीजिए, V बराबर होता है W बाई क्या होता है Q। तो यहाँ से अगर W निकालते हो तो Q इंटू V होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या Q इंटू V। तो V के जगह पे हम यह विद्युत वाहक बल का यूज करें, क्योंकि विद्युत वाहक बल E बराबर भी होता है W बाई Q। तो यहाँ से W निकालते हैं तो Q इंटू E हो जाएगा, इससे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू E, यह हो गया। दूसरा काम कि अंदर प्रवाहित करने में कृत कार्य, तो कितना होगा, तो Q इंटू स्मॉल भी लिखिएगा, क्योंकि अंदर खुद का इसका विभवांतर होगा और बाहर तो उसमें टर्मिनल विभवांतर मिलता है। तो ये सिंपल से याद रखिए, E बराबर होता है आपका W बाई Q, एक फार्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और एक टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है W बाई Q। तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और एक काम यहाँ करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे Q इंटू कैपिटल V। सब में कॉमन क्या है, तो Q कॉमन है, Q कॉमन लेके निकाल लीजिए। तो जैसे निकालेंगे तो आपका स्मॉल V प्लस कैपिटल V, Q से Q कट गया, E इक्वल टू आपका हो गया V प्लस कैपिटल V। और चलिए E इक्वल टू V बराबर ओम्स लॉ से होता है वह होता है V बराबर होता है I इंटू R। तो यहाँ से अगर स्मॉल V लिख रहे हैं, क्योंकि सेल के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेल के लिए यहाँ पे I रहेगा। अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इंटू स्मॉल r, प्लस हो गया V कैपिटल V, क्योंकि ये टर्मिनल विभवांतर है। यहाँ से अगर V निकालते हैं तो ये इधर आएगा, तो आपका E माइनस IR हो जाएगा। यही रिलेशन है। जहाँ दिखा दीजिए कि V क्या है, तो V जो है आपका टर्मिनल विभवांतर है, विभवांतर, ठीक है। ई क्या है, तो यही आपका EMF है, मतलब विद्युत वाहक बल है, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई क्या है, तो आई आपका धारा है, जिसको आप वैद्युत धारा कह सकते हो। आर क्या है, तो यह आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम नॉर्मल से कह सकते हैं कि जो सेल जो है उसका घोल जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। धारा आवेश प्रवाह होने की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो एक बार और समझा देते हैं, विद्युत वाहक बल क्या है, तो सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो वर्क करते हैं वही क्या कहलाता है, तो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये हो गई। टर्मिनल विभवांतर क्या कहलाता है, तो सेल हटाकर परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो आप वर्क करते हो वही उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो ये आपका ये हो जाता है इससे ये। अब हमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन V बराबर E माइनस IR होता है। तो E बराबर IR कैसे निकलता है, बहुविकल्पी पूछता है। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है, और बाकी इस पर नोट्स जो है जिस पर सवाल एकदम अनिवार्य रूप से आते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ा देते हैं, मगर ये बहुत कंपल्सरी चीज़ है। तो देखिए हमने क्या किया, ये सेल लिया, बाह्य परिपथ से जोड़ा, तो सेल सहित पूरे परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में दो रूपों में इसको बांटते हैं, एक सेल के भीतर प्रवाहित करने में, एक सेल के बाहर। तो भीतर के लिए इन लिखिए, बाहर के लिए आउट लिखिए। इसके जगह पर Q इंटू ही लिखिए, कहाँ से, तो इससे विद्युत वाहक बल की डिफिनीशन से। और ये आपका विभव के परिभाषा से हो जाता है, कार्य बराबर Q इंटू भी। आइए आपका टर्मिनल विभवांतर से हो जाता है। सब में Q कॉमन है, काट लिए, हमारा ये हुआ। अब V के जगह पर ओम्स लॉ लगा दीजिए, I इंटू R रख दीजिए। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से V निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, आपका आंसर हो गया। अब इस पर जो भी बाकी जो भी टर्न है उसको अगले वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई तो लाइक जरूर करिए और शेयर तो अनिवार्य रूप से करिए, ठीक है। धन्यवाद। देखिए टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में हम लोग संबंध पढ़ चुके थे। संबंध क्या था, तो आपका V बराबर E माइनस IR था, ठीक है।
अब इसी पर एक रिलेशन पूछता है, धारा और विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। तो इस पर हमें रिलेशन निकालना है, जिस पर हमें देखिए सिलेबस में तो ये रियर केस में पूछता है, इस पर सवाल ही अक्सर पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और सिलेबस में पढ़ा चुके हैं, V बराबर E माइनस आई आर होता है। अब इसी से रिलेटेड हमें जो है इस पर सवाल पूछता है, तो इसके लिए हम नोट पढ़ते हैं। और वह नोट क्या है, तो धारा विद्युत वाहक बल मतलब वैद्युत धारा और क्या विद्युत वाहक बल, उसके बाद प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, तो ये हमें रिलेशन निकालना है। तो हम टर्मिनल विभवांतर से ही निकालेंगे, V बराबर जो आप लिखे थे E माइनस आई आर, इसी से हम रिलेशन निकालेंगे। होगा कितना, क्योंकि लिखेंगे हम कि इसमें धारा जानते हैं क्या है, आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल सहित आवेश को प्रवाहित करने में जितना वर्क करते हैं वह उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो जब कोई भी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो है उसके सिरों पर विभवांतर लगता है। जो जब विभवांतर लगेगा तो कितना विभवांतर लगा, कितना धारा प्रवाहित किए, इनका अनुपात आपका प्रतिरोध कहलाता है। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका परिभाषा यही होता है, या हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं परिपथ में, तो परिपथ क्या करता है, धारा को रोकता है, या परिपथ जो तार है उसकी लंबाई या तार जो है धारा को रोकता है, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। अब ये क्या है कि जब धारा हम सेल में प्रवाहित करते हैं तो सेल का घोल जो तरल पदार्थ उसमें भरा रहता है, वैद्युत तेजाब वगैरह कह सकते हैं, वह भी धारा को रोकता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह सबकी परिभाषा 10-10 सेकेंड में बता दी है। अब हम चूंकि जानते हैं टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं, V बराबर होता है I इंटू आर, ये आपका फार्मूला होता है। अब चूंकि अब क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए, चूंकि हम लिखेंगे किसके नियम से, तो ओम के नियम से। ओम के नियम से आखिर में ओम के नियम से होता क्या है, तो V बराबर हमारा होता है कितना, I इंटू आर। इस V के जगह पे ये रखना है, तो इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब करिए क्या कि ये V का मान वहां रखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व किस से, तो 2 से मिला दीजिए। तो जैसे ही मिलाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मिलाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो I इंटू आर हो गया V के जगह पे, और आपका E है ये है माइनस I इंटू आर है ये, इसको इधर भेजिए, तो I इंटू आर ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा आई आर बराबर आपका क्या हो जाएगा E। दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा I है, I जैसे निकालेंगे तो R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, I ये बराबर हो जाएगा E। तो अगर I हम निकालते हैं तो E बट्टे क्या हो जाता है, R प्लस स्मॉल r हो जाता है, जो जिसको हम कह सकते हैं हमारा क्या है, प्रवाहित धारा है। ठीक है, बस नॉर्मल से देखिए, आप ओम नियम जानते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, तो V बराबर होता है हमारा I इंटू आर। अगर I निकालते हैं तो V बाई हमारा क्या हो जाएगा, R। ठीक है, अब देखिए यहाँ V के जगह पे जब हम सेल की बात करते हैं तो V के जगह पर विद्युत वाहक बल E हो जाता है, और प्रतिरोध के जगह पे 2, जैसे ये मान लीजिए आपका सेल है, ठीक है, तो इस सेल को अगर हम तार से जोड़ते हैं परिपथ के लिए, तो इसमें 2 काम होगा। एक तो इसका अंदर का प्रतिरोध होगा जिसको R कहते हैं, और एक प्रतिरोध जो होगा ये परिपथ का होगा जिसको हम कैपिटल R लिखते हैं। तो 2 प्रतिरोध हुआ, वो भी सीरीज में है, तो E हो गया हमारा V के जगह पे, R के जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिखते हैं, जिसको हम टोटल प्रतिरोध कहेंगे। तो बाह्य परिपथ का हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, क्या किया, वैद्युत धारा विद्युत वाहक बल प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में हम संबंध निकाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है। तो आपका V बराबर E माइनस आई आर होता है, ओम के नियम से V बराबर हमारा होता है I इंटू आर। ये V का मान जो I इंटू आर है यहाँ पुट करिए, पुट करेंगे हमारा ये हो गया,
यहाँ से हम क्या करें, ये आई है इसके साथ कर दिए, ये हो गया, दोनों में आई कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। अगर आई निकालते हैं तो ये उधर जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये कहाँ से आता है इसको भी हम अगर ये नहीं जानते हैं, हम बेसिक जानना चाहते हैं कि ये अगर ये सही है कि नहीं है ये फार्मूला, तो हमें करना क्या है, v बराबर आई इंटू आर होता है, उनके नियम से आई निकालिए तो v बाई आर होगा। v के जगह पे हमारा विद्युत वाहक बल होगा क्योंकि सेल के लिए, और दूसरी चीज आर के जगह पर 2 आर होगा, एक बाह्य परिपथ का एक आंतरिक, क्योंकि सेल का घोल भी रोकेगा आप परिपथ में भी, तो दोनों सीरीजम है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, आर की जगह ये पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, समझ में आई तो लाइक जरूर करिए और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। सेलों का समायोजन के बारे में पढ़ना है कि सेलों का समायोजन कितने तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है ट्रांसमीटर है, जैसे मान लीजिए जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें जो है समायोजन किस प्रकार का है, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऐसे ये 2 सेल हैं और ये ऊपर नीचे लगे हैं, तो इसको हम कहते हैं समांतर क्रम, पैरेलल सीरीज में है ये सेल। अगर वही हम ऐसे जोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको अस्थाई बंद कर लें, ठीक है, अगर बाय द वे हम इसको ऐसे जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं सीरीज, मतलब ऐसे जोड़ना है। तो इस समय हमें पता करना है कि अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तब धारा कितना निकलता है, इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, ऐसे जोड़ते हैं तब कितना होता है, और जब ऐसे जोड़ें और साथ में हम इधर ये भी बढ़ाते जाएं, मतलब ये भी बढ़ाएं, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, तो इसमें टोटल धारा कितना होता है, यही धारा निकालना है। ठीक है, तो सेलों का समायोजन जो है हम लोग 2 प्रकार से, जैसे प्रतिरोध है 2 प्रकार से करते हैं, सीरीज करते हैं, पैरेलल करते हैं, और कैपेसिटर है तो उसमें भी सीरीज करते हैं और पैरेलल करते हैं, 2 तरीके से कंबाइनेशन करते हैं। मगर सेलों का जब समायोजन करना होता है तो 3 प्रकार से करते हैं। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि सेलों का समायोजन 3 प्रकार से होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन है इसको जान लीजिए, फिर एक एक ठो पढ़ लेंगे। पहला होता है सीरीज, मतलब इसको कहते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक। दूसरा होता है समांतर, तो लिखते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। और तीसरा जो होता है वह मिश्रित क्रम होता है, मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में सेलों का समायोजन कितना होता है। आखिर में प्रतिरोध तो पढ़ लिए, कैपेसिटर पढ़ लिए, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में कितना होता है। अब सेलों के बारे में पढ़ना है। श्रेणी का मतलब फिर दोहरा दे रहे हैं, एकदम सीधे सीधे जोड़ते जाना है। तो इस समय प्रतिरोध वाले में प्रतिरोध निकालना होता है, और कैपेसिटर का जब श्रेणी क्रम में निकालते थे तो कैपेसिटर निकाला जाता है। मगर सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आखिर में क्या निकालना होता है, तो इस समय धारा निकालना होता है, टोटल धारा कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले फिगर देखना है। ये मान लीजिए पहला सेल हो गया, इसका अपना खुद का, अपना सारे सेलों का अपना खुद का विद्युत वाहक बल होता है। यहाँ आपका आवेश हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, तो सेल का अपना खुद का विद्युत वाहक बल होगा, और प्रत्येक सेल का जो होता है आंतरिक प्रतिरोध होता है, मतलब धारा के मार्ग को रोकेगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लोग इन्वर्टर देखते हैं, जब चार्ज होती है तो इन्वर्टर जब चार्ज होती है तो उसमें देखिएगा जो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है वह देखिएगा वो खौलने लगता है, मतलब पानी खौलने लगेगा। या मोबाइल भी हम चार्ज करते हैं, देखिएगा मोबाइल वाली जो बैटरी होता है वो हीट में आ जाता है, तो उसमें जो केमिकल भरा रहता है वह क्या करता है, धारा के मार्ग को रोकता है। तो जो धारा के मार्ग को रोकता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यह आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। अब विद्युत वाहक बल हो गया पहला सेल, और फिर एक दूसरा सेल जोड़िए, क्योंकि सीरीज में जोड़ रहे हैं श्रेणी में, तो इसका अपना खुद का अपना होगा विद्युत वाहक बल, मान लीजिए ये आंतरिक प्रतिरोध आर। ऐसे हमको कहां तक जोड़ना है, तो यन सेल जोड़ना है। यन बोले तो मतलब 10 सेल, 20 सेल, 25 सेल, 50 सेल ऐसे जोड़ना है। फिर अब यन सेल जोड़ने के बाद से हम करेंगे क्या कि इस समय जो है हम फिर लास्ट में लास्ट वाला सेल भी दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये गया और यहाँ पर फिर हम एक सेल दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसका आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका अपना खुद का एक विद्युत वाहक बल ई हो गया, प्रतिरोध आर हो गया, और इसको हम बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। तो जब बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे तो इसका अपना खुद का भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा। जैसे मान लीजिए ये
ठीक है, ये हो गया बाह्य प्रतिरोध R। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए क्या हम कहना चाहें। जैसे सेल होता है तो सारे सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है जिसको E लिखते हैं, वही परिपथ होता है तो परिपथ में E के जगह पे हम V यूज करते हैं, और इसमें जो प्रतिरोध लगता है उसको R लिखते हैं। मगर सेल जो बना होगा तो सोडली एक उसमें जो है या तो तेजाब भरा जाता है, मतलब वैद्युत अपघट्य के रूप में तेजाब भरा जाता है, या नहीं तो लिथियम सोडियम लिथियम हो गया या आपका निकिल हो गया, ये सब का उसमें केमिकल भरा जाता है, पदार्थ भरा जाता है। तो वह पदार्थ क्या करेगा, धारा को रोकेगा। जैसे परिपथ तार है तो तार जो होता है वह धारा को रोकता है तो उसको प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे जो घोल होगा वह भी रोकेगा, तो उस जो रोकेगा धारा को उसको भी हम प्रतिरोध कहेंगे, मगर सेल का है तो आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। इसी को R लिखते हैं। ये हो गया, फिगर हमारा बन गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका बार बार जोड़े हैं, कितने बार जोड़े हैं तो टोटल इसमें कुल विद्युत वाहक बल निकालिए तो लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल। टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा तो n बार जोड़े हैं, मतलब E प्लस E प्लस E प्लस ऐसे डॉट 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 कितने बार तो n सेल बार आप जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ा है। मान लीजिए 3 गो है तो 3E लिखेंगे, 4 है तो 4E, 5 है तो 5E, ऐसे n बार आप जोड़ रहे हैं तो n बार तो लिखेंगे तो n सेल मतलब 10 सेल 20 सेल जितना कहेगा उतना बार, मतलब आपका ये जो आएगा n इंटू E आएगा। जैसे मान लो E का मान 10 है या 5 है और 5 सेल है तो n के जगह पर 5 n के जगह पर 5 रखिए तो 5 गुणे 5 5 25, टोटल आपका EMF आपका 25 आ जाएगा। अगर 10 रहेगा, मान लीजिए सेलों की संख्या और EMF का मान 5 है तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, 10 5 50 हो जाएगा, ये आता है। तो ये आपका टोटल विद्युत वाहक बल हो गया। अब इसमें टोटल आंतरिक प्रतिरोध निकालिए तो लिखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये भी सीरीज में है तो सीरीज में आप फार्मूला पढ़ेंगे, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जोड़ते हैं। इसमें भी हम लिखेंगे R प्लस R क्योंकि सीरीज में है, फिर R, फिर ऐसे डॉट डॉट कितने बार तो n सेल बार, इसको भी जोड़ना है। मतलब आपका ये भी आएगा क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ n ही लिखे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप n बार जोड़ रहे हैं तो n करिए, n और R कर लीजिए। इसको n बार जोड़ रहे हैं तो जैसे ऐसे जोड़े n बार जोड़े तो n ही, ऐसे R को n बार जोड़ रहे हैं तो n R। जैसे 10 बार जोड़ेंगे 10 से गुणा करा दीजिए, 20 बार जोड़ेंगे तो 20 से गुणा कराइए, 30 बार जोड़े हैं 30 से गुणा कराइए, ये आ गया आपका। अब चूंकि आप पढ़े हैं एक फार्मूला यहाँ पढ़े होंगे, चूंकि ओम के नियम से I बराबर होता है V/R पढ़े होंगे, फिर आंतरिक प्रतिरोध में जब पढ़े होंगे तो यहाँ जो है आया होगा I बराबर V के जगह पर E हो जाता है, इसमें विभव होता है, इसमें विद्युत वाहक बल होता है, और प्रतिरोध इसमें 2 गो होगा, एगो आंतरिक प्रतिरोध, इसको जोड़ते आएंगे तो ये आपका बाह्य प्रतिरोध। तो ये जोड़े हैं सीरीज में, और फिर इसी को तो घुमा के इधर लाए हैं। जैसे मान लीजिए प्लस है तो यहाँ धारा हो जाएगा I, इधर से जाते हुए दिखा देंगे। तो एक चीज़ देखिए, ऐसे जा रहे हैं हम, तो ऐसे जब जा रहे हैं तो इसको जोड़ते जोड़ते आए सीरीज में, आए ये भी आए तो सीरीज में हो गया। तो आपका टोटल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो टोटल हो जाएगा E बट R के जगह पर क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लिखेंगे आपका होता कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पे ये सब हटाकर एक चीज़ें लिख रहे हैं, यहाँ पे अच्छे सेटिंग्स हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं वैद्युत धारा ओम के नियम से तो I बराबर होता है V/R, मगर आंतरिक प्रतिरोध पढ़ते हैं तो I बराबर होता है E/R प्लस स्मॉल r। इसी में करेक्शन करना है तो हम लिखेंगे वैद्युत धारा I बराबर क्या, E/R प्लस स्मॉल r। I बराबर E का मान कितना है, टोटल विद्युत वाहक बल देखिए ये है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या N इंटू E बट R रहेगा, और स्मॉल r का मान कितना निकाला है NR। या आपका इस पर सवाल लगते हैं और हर साल इस पर कोई ना कोई कंपटीशन में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए कितना झकास तरीके से पता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सेलों का, तो सेलों का समायोजन करते हैं तो इसमें निकालना क्या है, जैसे प्रतिरोधों का समायोजन करते तो उसमें निकालते क्या थे, प्रतिरोध निकालते थे। ऐसे इसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें निकालेंगे क्या, तो इसमें धारा निकालते हैं। तो हमने क्या किया कि जैसे ये सेल जोड़े हैं
ठीक है। सेल जोड़ें, कितने बार जोड़ें, तो n बार जोड़ें। जैसे एक सेल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जैसे इसका हो गया, इसका हो गया, इसका, ये n बार जोड़ रहे हैं, तो n बार जोड़ें और इसको बाह्य परिपथ से जोड़ लिए जोड़ेंगे, तो उसका अपना खुद का धारा को रोकने वाला होगा, जिसको हम बाह्य प्रतिरोध कहेंगे। अब n बार आप जोड़ रहे हैं तो n बार EMF निकालिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आपका E प्लस ई n सेल बार, मतलब आपका NE आएगा। प्रतिरोध निकालिए, तो ये भी सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला होता है R इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे होता है। तो R प्लस R, क्योंकि सबका अपना आंतरिक प्रतिरोध आ रहे हैं, तो R प्लस R प्लस R, ऐसे n बार जोड़िए, तो n बार जोड़े ये आ जाते हैं, इसको लिख सकते हैं हम NR। अब टोटल हम धारा जानते हैं ओम्स लॉ से, I बराबर होता है V/R, मगर ये कब लागू होता है, जब बाह्य परिपथ आता है। जैसे ये बाहर की कोई भी परिपथ है तो तार के रूप में है, सीधी सी बात है, तार के रूप में अगर परिपथ है, जैसे तार है, धारा बह रही, तो उस समय ये लागू होता है। मगर वही सेल आ गई, तो सेल की जब कंडीशन आता है तो उस समय जो है इसमें अंदर जो पदार्थ भरा रहता है वो भी धारा रोकता है। इसको बाहर मान लीजिए हम तार जोड़ कर यहाँ बल्ब जला दिए, तो ये तार भी एक तो धारा को रोकेगा, तो इसको हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध R हो गया। यहाँ तो ओम्स लॉ लागू हो जाता है। अंदर जब जाते हैं तो यहाँ इसका घोल है या जो पदार्थ इसमें भरते हैं तो अभी धारा को रोकता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसलिए इसके विकल्प में हमारा ये हो जाता है I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। अब क्या करिए, E के जगह पर आपका टोटल क्या है, तो N × E रख दिए, R रहेगा, स्मॉल r के जगह पर क्या है, तो NR रख दिए, आपका आंसर हो गया। टोटल आपका ये वैद्युत धारा सीरीज में निकल गई, कितनी होती है, ठीक है, वैद्युत धारा। ठीक, कोई दिक्कत, आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, समांतर क्रम में हमें जो है सेलों का समायोजन करना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। मतलब एक तो सीरीज पढ़ लिए हैं, अब पैरेलल में पढ़ना है। पैरेलल का मतलब यहाँ दिखा दे रहे हैं आप लोग को, जैसे यहाँ पे जो सेल लगे हैं वह पैरेलल में है, दिखाई दिया, देखिए ऊपर नीचे, मतलब जब सेल ऊपर नीचे होगा तो इसको पैरेलल कहते हैं। अगर यही सेल इसके साइड से जुड़ता गया होता है तो उसको सीरीज कहते हैं। अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी वही हमें क्या करना है, गणना करना है। तो ये मान लीजिए 2 सेल हो गया, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, तब कितना धारा इसमें होगी, तो वही हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए हम पहला ये सेल बना रहे हैं, यही तो सेल का सिंबल होता है, इसका प्रतिरोध आंतरिक R हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा यहाँ हम बना रहे हैं, ठीक है, ये तो इसका R हो गया, ये E हो गया, यहाँ प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, ऐसे यहाँ डॉटेड करके हम यम बार बनाए तो यम सेल लिखेंगे। जैसे यन सेल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जब मिक्सचर पढ़ते हैं तो उसमें यम बार ऐसे चलते हैं, यन बार ऐसे चलते हैं, वो अगली टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए सीरीज में जब पढ़े हैं तो यन बार लिखे हैं, इसमें यम सेल इसलिए लिखे हैं क्योंकि यम मतलब 10, 20, 25, 50। और जब मिक्सचर पढ़ेंगे तो यम बार ये हो जाता है, यन बार ये हो जाता है, क्योंकि मिक्सचर में सीरीज भी आता है और पैरेलल भी आता है, इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग कर दिए। एक सेल यहाँ बना दीजिए, ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया माइनस, इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक, ऐसे हो गया, परिपथ बन गया। ठीक है, ये बन गई हमारी। अब देखिए बाहर ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे फिगर बन के तैयार। ठीक, धारा प्लस से किधर की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, जोड़ लिए, इधर आएगा। ठीक, अब देखिए इसमें टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालिए, विद्युत वाहक बल। तो याद रखिएगा पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, तो आपका वोल्टेज या ईएमएफ समान होता है, तो इसमें आपका टोटल एगो मिलेगा, क्योंकि सब में एकदम समान है, एगो ही मिलेगा। मगर वही कुल अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा। चूंकि पैरेलल में आप पढ़े होंगे पिछले चैप्टर 6 वाले में, 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये और भी जितने जोड़ेंगे उतने लिखते चलेंगे। तो ऐसे यहाँ आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/R डैश, क्या लिखेंगे, 1/R डैश। मान लीजिए अलग डिफाइन करना है, यही R डैश का मान निकालना है, तो क्या होगा 1/R
आर की जगह पर R' लिख दिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 ऐसे लिखना है। तो यहाँ R1 के जगह पर R है, R लिखेंगे, प्लस R2 के जगह पर भी R है, R3 के जगह पर भी R है, प्लस कहाँ तक जाना है तो आपको यम सेल तक जाना है। कितने सेल तक जाना है तो यम। अब देखिए इसका बेस बराबर है तो 1/r, बेस 1 लिख लीजिए। अब 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे मान लीजिए 3 है 3 जोड़े हैं, 4 है तो 4 जोड़ेंगे, 10 है तो 10 बार जोड़िए, 1 धन 1 धन 1 तो 10 आएगा, 12 रहेगा तो 12 बार जोड़ेंगे, 13 रहेगा 13 बार जोड़ेंगे। इसके मतलब आप 10 बार जोड़े हैं, 20 बार जोड़े हैं, 25 बार यम बार जोड़े हैं तो यहाँ पे यम लिख देंगे। यहाँ से एक काम करिए, R' का मान निकालिए। तो R' का मान कैसे निकलेगा, इसको ऊपर भेजिए, नीचे वाले को नीचे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो वही आएगा, उससे बढ़िया इसको पलट दीजिए। तो R' बराबर क्या होगा, ये ऊपर चला गया, 1 से भाग देंगे वही रह जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो R बट्टे क्या हो जाएगा यम। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बस बेसिक चीज़ें, चूँकि हम जानते हैं पिछले भी टॉपिक में पढ़ाए हैं कि वैद्युत धारा कहाँ से, तो ओम्स लॉ से I बराबर होता है V/R। तो जब परिपथ होता है तो वहाँ V लेते हैं, अगर सेल है तो V के जगह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, और R के जगह पर 2 प्रतिरोध आता है, एक बाहर जो परिपथ में जोड़े हैं, एक सेल के भीतर जो घोल रोकता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। डिफिनीशन भी हो गए। तो E/R प्लस स्मॉल r होता है, तो ऐसे सेम यहाँ पर लिखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका E बट्टे क्या होता है तो R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ स्मॉल r की जगह पर R' लिखिएगा। I बराबर हो जाएगा E, R के जगह पर R रहेगा, और स्मॉल r का मान क्या है तो R बट्टे यम है। सॉल्व करिए तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको गुणा कराइए तो I बराबर, इससे गुणा कराएंगे तो क्या होगा MR, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगा, ये मान लीजिए डिवाइड 1 है तो इससे इसमें गुणा कराएं MR होगा, 1 से गुणा कराएंगे RA होगा, और नीचे यम ऊपर चला जाएगा तो आपका I = क्या हो जाएगा ME/MR प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये आपका टोटल आपका वैद्युत धारा है, ठीक है। ये क्या है तो वैद्युत धारा है, ठीक। हमने क्या किया, समांतर पैरेलल में ऊपर नीचे प्रतिरोधों को जोड़े, सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सबका अपना अपना EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, यम बार जोड़िए, जोड़ दिए, बाहर पर परिपथ का प्रतिरोध R हो गया। यही निकालना है टोटल विद्युत भाग बल। तो पैरेलल में एकदम समान होता है, एगो E मिलेगा, मगर आंतरिक प्रतिरोध जो है सबका जुड़ेगा, पैरेलल में जोड़ दिए यम बार, तो आपका 1/R' बराबर आया M/R। तो अगर R' निकालते हैं तो R बट्टे M हो जाएगा। वैद्युत धारा हम जानते हैं I बराबर क्या होता है E/R प्लस R'। E/R का मान क्या है M/R, इससे मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, इससे इसमें किए, इससे इसमें नीचे का नीचे, ये हो गया, यहाँ से यम ऊपर चला गया, वो हो गया आपका वैद्युत धारा। जी सर, हो गया ना, गुड। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम पढ़ना है हमें। किरचॉफ का ये नियम जो है हर साल बोर्ड में आता है, जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये आपका 6ठा चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर साल आता है 5 नंबर में। मगर किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित जब नियम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम लिखिए। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित कितने नियम दिए, 2 क्वेश्चन काफ़ी है, इतना क्वेश्चन बस जानिए काफ़ी है। बाकी कब क्या कैसे जोड़ता है तो आप इसी पर बस जान लीजिए। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम है, अधिकतर कहता है लिखिए। तो हम कहेंगे किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधित 2 नियम दिए थे, 2 नियम, दोनों को पहले हम समझा देते हैं, फिर इसको अच्छे से नोट करते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है, प्रथम नियम, कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, परिपथ पाथ जो घरों में भी होता है, गांव में जो बिजली दौड़ी रहती है वह भी होता है, और भी जो है हमारी उपकरण वगैरह होते हैं, सब में ये रूल लागू होता है। तो जो पाथ बनता है उसको हम परिपथ कहते हैं। तो कोई भी परिपथ है वैद्युत परिपथ, तो उसके संधि पर, ज्वाइंट पे मिलने वाली जो धारा है वैद्युत धारा, उसका बीजगणितीय योग जो होता है वह 0 होता है। बस पहला नियम हो गया। देखिए कितना झकास टर्न पड़ा है, 1 2 3 4 टर्न में हो गया। मतलब कोई भी वैद्युत परिपथ लीजिए, उसके संधि मतलब ज्वाइंट पर मिलने वाली जो धारा होगा उसका बीजगणितीय योग जब निकालेंगे तो वह 0 होता है। मतलब क्या है, फिगर से भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए मेन सप्लाई है लाइट का, और यहाँ से ये जा रहा है तो हम इसमें तार एक ज्वाइंट करके अपने घर में बिजली लगा रहे हैं। तो यहाँ से जितना गया उतना में से कुछ तो बटा होगा, कुछ आगे गया,
फिर यहाँ मान लीजिए हमारे पड़ोसी कोई पटदार है, उसके घर में गया तो यहाँ से कुछ और बट गया। ऐसे करते करते मान लीजिए पूरे पड़ोसी पूरे गांव में ऐसे जाते जाते पूरा बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ जा रही है आपका 10 एम्पियर की करंट, तो यहाँ से मान लीजिए हमारे घरों में आया 1 एम्पियर, इसमें गया 2 एम्पियर, यहाँ गया 3, ये ऐसे करके सब जोड़ेंगे तो 10 एम्पियर हो जाएगा। इसीलिए गांव में जब देखिएगा या कस्बे में देखिएगा तो एकदम लास्ट में जहां ट्रांसफार्मर होता है वहां से जब दूरी बढ़ती है तो वहां देखिएगा बिजली बहुत कम पहुंचती है। देखिए तो प्रथम नियम हमारा ये हो गया कि कोई भी वैद्युत परिपथ है उसके ज्वाइंट मतलब ये जो संधि मिल रहा है, जंक्शन मिल रहा है, तो इस जंक्शन पर, इस संधि पर धारा का जो बीजगणितीय होगा शून्य होगा। मतलब पहला नियम यही कहता है कि जितनी धारा आती है उतनी ही जाती है, मतलब आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। पहला नियम हो गया। सेकेंड लाइन का क्या कहता है इसको भी समझ लीजिए। इसमें हमने क्या क्या 4 टर्न में हमने समझा दिया, आपको याद भी हो जाएगा। कोई वैद्युत परिपथ है उसके संधि पर मिलने वाली किसका धाराओं का बीजगणितीय योग जब निकालेंगे तो वह कितना आएगा, शून्य। हो गया फर्स्ट नियम, मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, हो गई खत्म बात। सेकेंड नंबर जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी वैद्युत परिपथ है उस वैद्युत परिपथ के मेष में, मतलब पास कहते हैं या मेष कहते हैं, ये पास जब बनेगा तो बहुत सारे खंड हो जाएंगे। तो इस पास में कितनी धारा बह रही है, मान लीजिए आई धारा बह रही है। जब धारा बहेगी तो धारा को रोकने वाला भी एक लगता है जिसको हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो कहते ये हैं कि कोई भी वैद्युत परिपथ है उसमें बहने वाली धारा और साथ में मतलब संगत कितना प्रतिरोध लगा, इनका गुणा करा दीजिए। और जब गुणा कराएंगे तो उसका बीजगणितीय योग समेशन लगा दीजिए। इस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, ये वोल्टेज ही होता है, विभव ही होता है। तो जब पास देखते हैं तो उसमें विभव आपका ईएमएफ हो जाता है। तो इस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा, हो गया ना खत्म। हम क्या कहेंगे, इसको समझे हैं 4 टर्न में, इसको भी हमें लग रहा है 3-4 टर्न में हम समझा देंगे। 3-4 शब्द उठाएंगे। जैसे इसको देखिए, परिपथ है उसके संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग जब निकालते हैं तो आता है शून्य, ठीक है। ऐसे जब हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं तो सेकेंड लॉ में भी यही कहते हैं कि कोई वैद्युत परिपथ के, कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, इस परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली क्या ले लीजिए, इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। विभिन्न खंडों में बहने वाली क्या ले लीजिए, धारा, और साथ में संगत प्रतिरोध। इस प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल निकाल लीजिए। जब गुणनफल निकालेंगे तो इन गुणनफलों का बीजगणितीय योग कर दीजिए, बीजगणितीय योग। पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होगा, तो बराबर होगा। बस हो गई, एकदम धांस टर्न में 1 2 3 4 5 6 7 घूमे, ये हो गया पहले वाले 4 टर्न में। 4 शब्द थे, उसको पहला वाला यही होता है, कोई वैद्युत परिपथ है उसके संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको क्या कहें, कोई भी वैद्युत परिपथ है उसके विभिन्न खंडों में क्या बहेगी, धारा, तो धारा बहेगी तो प्रतिरोध लगेगा। अब इस धारा का और प्रतिरोध का गुणा करिए, जो फल मिला मतलब गुणनफल, उसमें लगने वाले कौन चीज के, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसे के, तो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गई। अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, अब इसको खूब अच्छे से हम नोट करते हैं ताकि आप थ्योरम नोट कर लें, फिगर समझ लें, ताकि आपका पेपर में आए तो एकदम बीट कर जाइए, ठीक है। देखिए, किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम देखना है। आखिर में प्रथम नियम क्या कहता है, एकदम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ठीक है। सिर्फ हमें इसका रूल लिखना है, क्या कहता है ये नियम। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार आखिर में क्या कहता है ये नियम। तो एकदम आसान तरीके से समझे हैं। कहता क्या है कि कोई भी वैद्युत परिपथ हो तो उसके संधि पर, संधि मतलब होता है जंक्शन, जोड़, उस जोड़ पर जो
मिलने वाली धारा है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। मतलब हम कहते हैं कि किसी भी वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली, जिसका एकदम आसान कॉन्सेप्ट समझाया भी है। तो लिखेंगे किस पर वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट दिए हैं। मतलब अगर किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम पूछे तो हम नॉर्मल से कहेंगे कि किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधित कितने नियम दिए, तो 2 नियम। प्रथम नियम क्या कहता है, कोई भी वैद्युत परिपथ हो तो उसके संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब अगर एक तार है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझाएं, अगर ये तार है, अगर इसमें हमारा I धारा बह रही है और यहाँ से एक तार इधर चला गया, इसमें I1 धारा हो गई, यहाँ से दूसरा हो गया I2 हो गया, एक और इसमें से निकल जाए इधर I3, तो यहाँ पे टोटल यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से 3 भागों में बट रहा है, तो I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब हम कहते हैं कि आने वाली धारा ये बराबर होता है जाने वाली धारा के, जाने वाली धारा के। ठीक है, एकदम आसान तरीके से बताएं, मतलब जितना आएगा उतना। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा कैनाल हो गया, नहर हो गई सिंचाई करने वाली, बड़ी नहर देखे होंगे, गंडक नहर बोली जाती है। तो उस नहर में बड़ी नहर है, बहुत बड़ी नहर है, तो उसमें से आता है और वह क्या होता है, नदी से उसको बांध बना कर वो आ रहा है। तो उसमें होता क्या है कि ये बड़ी नहर हो गई, इसमें से छोटे छोटे नहर निकले हैं। अब क्या है, यहाँ से जितनी पानी की धाराएं आएंगी, मतलब जितनी पानी की मात्रा आएंगी, इन छोटे छोटे नालों में बहकर चली जाएंगी। लास्ट जाते जाते 0 हो जाएगा, मतलब जितना यहाँ से आएगी उतना इधर बट जाएगा, मतलब आने वाली जाने वाली के बराबर होता है। तो यही किरचॉफ लॉ भी कहता है वैद्युत परिपथ संबंधित कि कोई भी वैद्युत परिपथ है तो उसके संधि पर, मतलब यहाँ जोड़ पर वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो डैट इज हम लिखते हैं समेशन I = 0। IC को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारी आ जाती है। ठीक है, ये हमारा प्रथम नियम हो गया। अब जब हम दूसरे नियम की बात करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर लिखेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, आखिर में द्वितीय नियम क्या है, तो हम नॉर्मल से कहेंगे। देखिए क्या कहेंगे, इसमें भी लिखेंगे वही लैंग्वेज कि इस नियम के अनुसार, आखिर में ये कहता क्या है, तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास को इंग्लिश में कहते हैं मेश, तो बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, मतलब कोई वैद्युत परिपथ हो, उसका बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा
और संगत प्रतिरोध कितना है, मान लीजिए धारा हमारा I है, डेट इज I धारा है, और साथ में क्योंकि धारा बहेगी तो सोल्य प्रतिरोध लगेगा, तो मान लीजिए हमारा प्रतिरोध हो गया R, तो बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल गुणा कर दिए का बीजगणितीय योग, तो ये बीजगणितीय योग हो गया। ये क्या होता है, तो उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता हो गया। ये किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, इसका हम फिगर समझें तो जैसे मान लीजिए यहाँ एक हम परिपथ बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए पहला प्रतिरोध R हो गया, R1 हो गया, इसका अपना EMF E1 हो गया, यहाँ प्लस हो गया माइनस, इसमें मान लीजिए धारा हमारा I1 बह रहा है, यहाँ हमारा दूसरा परिपथ बना रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ बाहर एक परिपथ हो गया, तो इसमें हमारा R3 हो गया, यहाँ हमारा E2 हो गया, इसमें धारा हमारा क्या बहेगा, I3, तो यहाँ पे जो धारा होगा I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2। इस वाले में मेष बना दीजिए, ये डायरेक्शन होता है फर्स्ट मेष, आइए हमारा सेकंड हो गया। तो पहले मेष से बंद पास 1 से जब देखते हैं तो हमारा क्या मिलता है, इसको थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं। पहले मेष में देखेंगे, फर्स्ट मेष में, तो इसमें देखिए धारा, ये टर्न देखिए, ये कर्व, तो धारा इधर जा रहा है, तो ये वाला टर्न, ये वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि इसी के दिशा में, तो आपका I1 इंटू R1। और चलिए इधर जब जाएंगे नीचे वाले टर्न में, तो ये वाला आपका I2 जो है, ये टर्न घूम रहा है, तो I2 इधर है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, I2 इंटू R2, ये हो जाएगा हमारा क्या, E1 माइनस E2। ये पहला मिलेगा इक्वेशन, इस पर जो दिया रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वाले में क्या मिलेगा हमारा, तो सेकंड वाले में देखिए ये टर्न घूम रहा है, तो इस वाले में ऐसे जब टर्न कर रहे हैं तो ये वाला I2 हमारा प्लस हो जाएगा, तथा कर लीजिएगा I2 इंटू R2, और फिर ऐसे आइए, तो ये सेम ऐसे घूम रहे हैं, तो धारा ये इधर ही घूम रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा I1 प्लस I2, I इंटू क्या, तो R3, अब बराबर खाली मिलेगा E2, क्योंकि इसी में बस विद्युत वाहक बल है, यहाँ प्लस मान लीजिए माइनस हो गया, हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ भी हो गया। मतलब हम नॉर्मल से कहते हैं कि कोई भी वैद्युत परिपथ हो, उसके संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, हो गया। सेकंड लॉ कहता है कि विभिन्न खंड है, ऐसे बंद पाथ में बहने वाली जो धारा है वह कितना उस पास, मतलब उस मेष में कितनी प्रतिरोध है उसका गुणनफल कर दीजिए, मतलब गुणा करने पर जो वैल्यू आए, इस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। एकदम गारंटी है कि आएगा 5 नंबर में, मतलब 100% लिख लीजिए, अगर नहीं आए तो कहिएगा 7 मॉडल पेपर में एक में जरूर आता है, हर साल का ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा।